सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए, बीएड और बीएससी बीएड की द्वितीय प्रश्न पत्र असेसमेंट ऑफ लर्निंग की द्वितीय इकाई से अध्ययन करेंगे। पिछले 2 कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं विषय आधारित उपागम के संबंध में या विषय आधारित आकलन के संबंध में अधिगम पर केंद्रीकरण करना तथा अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन किस प्रकार होता है यह हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम अनुदेशन व आकलन की योजना। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम अंग्रेजी के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण होता है जो लैटिन शब्द कुरेरे से बना हुआ होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान यानी कि इसमें कुछ छात्र कुछ क्रम या चरणों को पार करता हुआ उससे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी कि यह वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास इसी चरणों के माध्यम से होगा, इसी क्रम के माध्यम से होगा, जिस चरणों को प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अतः उसको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा नए अनुभव की प्राप्ति होगी। तो यह तो हुआ पाठ्यक्रम। इसके अलावा अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन का सामान्य अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा पालन करना। अनुदेशन की प्रक्रिया वह है जिसमें शिक्षक जो होता है वह विषय का ज्ञान देने के लिए विषयों को अपने छात्रों तक पहुंचाता है और छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं या गतिविधियों का प्रयोग करता है या उपयोग करता है, वह अनुदेशन कहलाता है। अनुदेशन के अंतर्गत वार्तालाप चलता है और जिसका उद्देश्य होता है तर्क देना, प्रमाणों की सत्यता बताना, उपयुक्तता बताना, व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना। अर्थात अनुदेशन क्या हुआ? सूचना देना या आज्ञा देना। यह प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुदेशन निरंतर चलता रहता है। अनुदेशन यानी कि सूचना देना और आज्ञा देना। तो अब अनुदेशन के अलावा आकलन क्या होता है? आकलन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। यह अभौतिक राशि को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आकलन सूचना संग्रहण तथा विचार विमर्श करने की एक प्रक्रिया है। यह सूचना का संग्रहण विभिन्न माध्यम के द्वारा किया जाता है। विभिन्न माध्यम के द्वारा सूचना को एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है या निर्णय लिया जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी है वह किसी विषय के बारे में क्या जानता है, क्या समझता है तथा उसके अनौपचारिक जो शैक्षिक अनुभव उसने प्राप्ति किए हैं, जो शैक्षिक अनुभव जो प्राप्त किए हैं, तो वह ज्ञान को परिणात्मक रूप में व्यक्त कर सकता है। अतः उसके अधिगम में वृद्धि होती है। अर्थात यह जो साक्ष्य होते हैं उसका सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति या शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को हम आकलन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। यानी कि पाठ्यक्रम अनुदेशन और आकलन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। पाठ्यक्रम के लिए सर्वप्रथम योजना बनाना दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अनुदेशन के लिए योजना बनाना और तीसरा है आकलन के लिए योजना बनाना। पाठ्यक्रम में पहले भी बता चुकी हूँ पाठ्यक्रम क्या होता है ना। पाठ्यक्रम के लिए जो योजना बनाते हैं, जो संगठन या जो शिक्षक पाठ्यक्रम के जो ज्ञान को यानी कि विषय के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए वह जो योजना बनाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे पाठ्यक्रम के सिद्धांत व पाठ्यक्रम का समन्वय होना। यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत व पाठ्यक्रम का समन्वय होना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जैसे रुचि का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत,
तो यह सिद्धांत और इसके व्यवहार जो होते हैं उनमें समन्वय होना ज़रूरी है। यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का पाठ्यक्रम से संबंध होना ज़रूरी है। यानी कि जो सारे सिद्धांत हैं वह पाठ्यक्रम निर्मित करने से पहले रखे जाते हैं। अब दूसरा आता है पाठ्यक्रम का स्वरूप छात्रों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो वह छात्रों के अनुसार होना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होना चाहिए। आगे आता है पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेशन। यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसकी विभिन्न विषय वस्तु या जो भी सूचना दी जा रही है वह क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। क्रमबद्ध रूप में होगी तभी जाके बच्चे अधिगम कर पाएंगे। यानी कि कोई भी तथ्य बीच में जो छूट जाएगा तो बच्चे उस विषय के प्रति तारतम्यता नहीं बिठा पाएंगे। जैसे मैं प्रीवियस कक्षा में भी पढ़ा चुकी हूँ कि छोटी कक्षाओं को पढ़ाने से पहले यानी गणित के विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम बच्चों को काउंटिंग सिखानी चाहिए, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तथा उसके बाद डिवाइड सिखाना चाहिए। फिर उनको कोई भिन्न यानी फ्रैक्शन सिखाया जाना चाहिए। तो विभिन्न विषयों का क्रमबद्ध होना ज़रूरी है। यानी कि कठिनता से सरलता की ओर जाना, अज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, यह पाठ्यक्रम में निश्चित होना चाहिए। यानी क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आगे आता है जीवन से संबंधित घटनाओं तथा तत्वों का समावेश। यानी कि वर्तमान जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जा रहा है वह बच्चों के जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, बच्चे इस पर्यावरण या परिस्थिति में कितना जानते हैं, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बच्चे क्या सोचते हैं। तो जीवन से संबंधित घटनाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है वह रुचि ले सके और अधिगम प्रभावशाली हो सके। आगे आता है पाठ्यक्रम के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता की आवश्यकता की पूर्ति हो। यानी पाठ्यक्रम किसी एक बच्चे को लेकर निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक होते हैं। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपचारी बालक, अपराधी बालक, बातूनी बालक, शैतान बच्चे, सभी तरह के बालक होते हैं। तो जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए ताकि सभी बच्चे अधिगम का लाभ उठा सकें। और एक शिक्षक को परिस्थितिवश पाठ्यक्रम यानी शिक्षण प्रक्रिया में अपनी विषय वस्तु को परिवर्तन का भी अधिकार होना चाहिए कि वह बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी विषय वस्तु को परिवर्तित करके उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़ें और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सभी बच्चे अधिगम कर सकें। आगे आता है पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। यानी कि पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यानी जो शिक्षक होता है उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है जैसे बालकों की विभिन्नता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो बुद्धि लब्धि बच्चों की कैसे निकालते हैं, बच्चों को निदानात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, निर्देशन बच्चों को कैसे दिया जाता है। तो ये सारी जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती है उनका ज्ञान शिक्षक को होना ज़रूरी है। आगे आता है सहगामी क्रियाओं का समावेश। सहगामी क्रियाओं का समावेश इस प्रकार से होना चाहिए कि पाठ्यगामी क्रियाओं के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी या पाठ्य सहगामी क्रिया का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चा केवल सैद्धांतिक ज्ञान सीखता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनको सहगामी क्रियाओं के द्वारा ही आता है। जैसे बच्चे सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे, बच्चे खेल कूद से जुड़ेंगे, बच्चे वाद विवाद करेंगे, तो बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन होगा, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होगा
और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ में उनको गुणात्मक ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये सारे गुणात्मक ज्ञान उनको को करिकुलम एक्टिविटी के द्वारा ही प्राप्त होंगे। आगे आता है पाठ्यक्रम आधुनिक व समसामयिक होना चाहिए। यानी जो पाठ्यक्रम है वह समाज की आवश्यकताओं के रूप में समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार होना चाहिए। जो आज जिसकी ज़रूरत है, वर्तमान ज़रूरत है और भावी जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्यक्रम में आधुनिक तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। तो इस तरह जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए तो उसमें आधुनिक व समसामयिक होना चाहिए। आगे आता है अनुदेशन के लिए योजना बनाना। अनुदेशन के लिए योजना एक शिक्षक किस प्रकार बनाता है ना। सूचना देने के लिए शिक्षक किस प्रकार की योजनाएं बनाता है, उसमें निम्न तथ्य शामिल किए गए हैं। पहला है शिक्षक के नवाचार का प्रयोग। यानी शिक्षक जो होता है वह नवाचार का प्रयोग करे। नवाचार में वह कंप्यूटर ले सकता है, मोबाइल ले सकता है, टैप रिकॉर्डर लिख सकता है। यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह उपयोग में ले सकता है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का वह उपयोग कर सकता है। और इसके अलावा शिक्षक जो समय समय पर अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, तो उससे परिणाप्त ज्ञान के आधार पर वह कमज़ोरियों को मिटा सकता है तथा आवश्यकताओं के अनुरूप वह नवाचार को बढ़ा सकता है। यानी कि एक छात्र की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार होगी, तो वह अपने नवाचार में इसका प्रयोग कर सकता है। आगे आता है शिक्षण कौशलों का प्रयोग व्यापक रूप से हो। शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसमें शिक्षण कौशल का प्रयोग, जैसे उद्दीपन कौशल, शामपट कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल आदि कौशलों का समावेशन होना चाहिए। तब जाके वह जो कक्ष में जो 40 मिनट की कक्ष वह रोचक, आनंददायक और प्रेरणादायक एक बच्चों के लिए बन पाएगी। यानी कि शिक्षक को विभिन्न शिक्षण तकनीकी या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कक्ष में प्रवेश, यानी कि विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना कौशल करे। प्रस्तावना कौशल के बाद वह बच्चों में उद्दीपन कौशल जगाए। विषय वस्तु पढ़ाने के लिए वह उद्दीपन कौशल प्रेरित करें, व्याख्या कौशल देवें और शामपट कौशल का प्रयोग करें। इस तरह से विभिन्न कौशलों का समावेश होना ज़रूरी है। आगे आता है शिक्षक आधुनिक व वैज्ञानिक विधियों का उपयोग है। आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग तभी होगा जब स्वयं शिक्षक को इसके बारे में ज्ञान होगा। यानी कि वैज्ञानिक विधियों का और आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग शिक्षक को ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि श्रव्य दृश्य सामग्री का वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह इसका उपयोग कर सकता है। अब शिक्षक सुविधादाता व मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक सुविधादाता के रूप में होता है, पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। तो वह छात्रों को प्रेरित करे, किसी कार्य को, किसी खोज को करने के लिए प्रेरित करे तथा उन्हें समय अनुसार उनको मार्गदर्शन दे, ताकि जो छात्र है वह खोज, अनुसंधान या अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके तथा स्वयं तथ्य एकत्रित करे तथा परिणामों तक पहुँचे। तो जो शिक्षक है वह सुविधादाता या मार्गदर्शक के रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए। आगे आता है शिक्षण में कंप्यूटर व आवश्यक तकनीक का प्रयोग। यानी कि वह कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है शिक्षक, मोबाइल का प्रयोग कर सकता है, टीवी का प्रयोग कर सकता है, या श्रव्य दृश्य चार्ट है, मॉडल है, इसका प्रयोग वह आवश्यकता अनुसार कर सकता है, ताकि जो वातावरण है वह रुचिपूर्वक हो, आनंदपूर्वक हो। आगे आता है अधिगम सामग्री का व्यापक प्रयोग। यानी कि जो भी कंटेंट वह पढ़ाने जा रहा है तो उससे संबंधित जो सिखाने की जो सामग्री है वह उसका प्रयोग करें। जैसे
ग्लोब का प्रयोग, भूगोल वाले ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। फील्ड खेतों का उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण का उपयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करके शिक्षक जो अनुदेशन की प्रक्रिया है यानी सूचना देने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बना सकता है। आगे आता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान एक शिक्षक को करना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के जो संस्था है उसमें क्या कमियां हैं, किस कारण जो छात्र है वो अधिगम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो छात्र है वो किस कारण से परिणामों को उच्च नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे क्या कारण है कि बच्चे पिछड़ रहे हैं, बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्या कारण है कि बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के बन रहे हैं। तो इन सभी कारणों को जानने के लिए अनुदेशन यानी क्रियात्मक अनुसंधान एक शिक्षक को करना चाहिए, ताकि उनके कारणों का निवारण करके ही जो सूचना दी जाएगी, जो अधिगम बच्चों को करवाया जाएगा वह प्रभावी होगा। आगे आता है आकलन के लिए योजना बनाना। आकलन जिसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आकलन क्या होता है? आकलन सूचना संग्रहण करना तथा विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं और ये समझा सकते हैं कि एक छात्र किसी विषय वस्तु के बारे में क्या जानता है, क्या समझता है, तथा अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणामों के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा उसकी अधिगम वृद्धि होती है। यानी कि विभिन्न जो स्रोत होते हैं उनका मापदंड किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो प्रक्रिया है, जो नीति है, वह कहाँ तक खरी उतरी है या नहीं उतरी है। तो किसी व्यक्ति के बारे में या शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। अब आकलन के लिए योजना बनाने के लिए शिक्षक द्वारा परिस्थिति के अनुसार अधिगम गतिविधियों का सृजन करना चाहिए, यानी कि जो समय की मांग है, आवश्यकता है, समाज में जो हलचल है, जिसकी लहर है, तो अधिगम परिस्थितियों के अनुसार वह कक्ष में गतिविधियों का सृजन करे, जीवंत उदाहरण दे, अपने जीवन से संबंधित उदाहरण दे। न्यूज़पेपर में जो आता है या टीवी के माध्यम जो सूचना प्राप्त होती है वह उसका प्रयोग करें, तो यह अधिगम गतिविधियों का प्रयोग कर सकता है। आगे आता है छात्रों द्वारा भी अधिगम गतिविधियों का सृजन का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि शिक्षक को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जो छात्र है किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनको स्वयं क्रिया चुनने की छूट मिलनी चाहिए। तो शिक्षक का अगर नियंत्रण नहीं होगा तो वह रुचि लेगा और शिक्षक के समक्ष अपने विचारों को बेझिझक प्रस्तुत कर सकेगा। आगे आता है छात्रों में अनुश्रवण की योग्यता। छात्रों में अनुश्रवण की योग्यता के अंतर्गत छात्र जो सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वह विकसित करनी चाहिए। तो यह कार्य शिक्षक द्वारा छात्रों को करवाया जाता है, जिसमें सोचने, विचारने, तर्क बुद्धि है ना, यह करने की दक्षता छात्र में हासिल हो। आगे आता है अनुदेशन की प्रक्रिया सरल व स्वाभाविक रूप से संपन्न हो। अगर अनुदेशन की प्रक्रिया यानी कि आप सूचना दे रहे हो, उसकी प्रक्रिया सरल तथा स्वाभाविक रूप से संपन्न होगी, तो वह कक्षा की जो समय अवधि होगी तो वह उपयोगी कहलाएगी। इसलिए अनुदेशन की प्रक्रिया हमेशा सरल तथा स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, बच्चों की जीवन से संबंधित होनी चाहिए तथा सरल विधि के माध्यम से समझाना चाहिए। आगे आता है धन्यवाद। आज इतना तक ही, वापस जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।